यहाँ से अनलॉक कर रहा हूँ और आप ज़रा मुझसे जो है वो बात करें और देखें क्या हमारी कन्वर्सेशन हो सकती है। नजीबुल्लाह, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो पहले एक मैसेज कर दें और उसके बाद जो है वो माइक पर आ जाए। हाँ जी नजीब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। रात फिर आप स्पेशल गए और दूध लेके आए और गर्म करके पी के फिर सोए? हाँ, नहीं पिया, अकेले कैसे पी? मिस हो गया था। मिस क्या? आज मंगवाया है, जब पिएंगे तो सारे पिएंगे तो बता। अच्छा थी। हाँ जी नजीब, आपको मेरी अगर आवाज़ आ रही है, मैंने आपको राइट्स दे दिए हैं, आप जो है वो कोशिश करें बात करने की। अगर आपने कोई माइक का इशू है तो वो सेट करें। यार एक लोगों की यहाँ भी लगाओ, जो पार्टी आएगी वो खिलाएगी मूंगफली गर्मा गर्म वाली। अच्छा है यार, ऐसे ही कहा कि जरूर हरा दे कब बने। वो वाली का मजा और होता है यार। हाँ जी नजीब, अगर माइक में कोई इशू है, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, बहरहाल आप इसको जो है मैं आपको वापस जो है वो वीवर के ऊपर लेके जा रहा हूँ और अब मैं लॉक कर रहा हूँ। आप सिर्फ अब एक मैसेज और कर दें कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। मिस्टर नजीबुल्लाह, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? जस्ट एक मैसेज कर दें मुझे, जस्ट एक मैसेज कर दें। और ये बताएं कि हमारे इस ग्रुप में कोई नजीबुल्लाह है या नकीबुल्लाह है? उनका बड़ा स्टाइल अच्छा है यार, कमाल है वो कहते हैं ना। हिस्ट्री बदल दी उन्होंने पूरे कपड़ों के साथ। आप देखें पूरी फिल्म इंडस्ट्री बदल जा रही है। हेलो, एक मिनट आ रहा हूँ। वाह, अच्छा मिस्टर नकीबुल्लाह, नकीब, आप जो है इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो एक तो ये मैंने की थी अपना ओपन यूनिवर्सिटी में अथॉरिटीज के साथ ऑथोराइज्ड है। दूसरे आपने इस तरह से लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग की है और उसको फिर आपने यूट्यूब के ऊपर आप ये नंबर 2 ये कि जिनके लेक्चर अपलोड किया है इसे रिकॉर्ड करना। आपको सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ कि आप जो है क्यों मैं
मिनट जो है वो आपको दे रहा हूँ। 10-15 मिनट के अंदर आप अपना जो है वो लेक्चर अच्छे तरीके से पिछले दोनों लेक्चर रिवाइज कर लें। और यहाँ पर मैं किसी को भी स्टेज पर रैंडम उसके ऊपर किसी को भी स्टेज के ऊपर बुलाकर आपसे जो है वो बात कर सकता हूँ। तो काइंडली इस चीज़ को जो है वो आप मेरी इस बात को सीरियसली कंसीडर करें। और आपको सिर्फ जो है मैं 10 से 15 मिनट दे रहा हूँ। 10 मिनट के बाद जो है फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ। और तब तक आप जो है अपना प्रीवियस जो लेक्चर है उसको रिवाइज कर लें। और यहाँ ग्रुप के ऊपर कोई इरेलीवेंट मैसेज जो है वो नहीं होगा, पब्लिक चैट जो है वो यहाँ पर आपस में नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। और ये टोटली इरेलीवेंट क्वेश्चन है जी कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो आप खुद उसको ठीक करें, सबको बताने की क्या जरूरत है। यहाँ तक अगर आपको बात जो है वो क्लियर हो गई है तो अब हम बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बात करते हैं थिसारस। वर्ड जो है वो यूज करना चाहते हैं लेकिन हम समझते हैं कि ये वर्ड यहाँ पर सूटेबल नहीं है। जिस तरह हम उर्दू में हमारे बहुत सारे अल्फाज होते हैं ना, हम कहते हैं जी कि ये लफ्ज यहाँ पर सूट नहीं करता, इसकी जगह ये लफ्ज होना चाहिए, इसकी जगह ये लफ्ज होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी कुछ और होती है और अनऑफिशियल लैंग्वेज कुछ और होती है। हम लाइफ के अंदर बात कर रहे होते हैं वहाँ होती है कुछ और होती है, दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं लैंग्वेज कुछ और होती है। तो सेम इसी तरह हर लफ्ज की अपनी एक अहमियत होती है और देखना ये होता है कि कौन सा लफ्ज कहाँ पर ज्यादा सूटेबल होता है, कि उसका मीनिंग उसके उस सेंटेंस के साथ कितना जो है वो जुड़ता है। तो इसीलिए साइनोनियम जो है वो यूज किया जाता है, साइनोनियम्स को देखा जाता है। आजकल तो वैसे ही आसान है, जब आप MS ऑफिस में वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो आप एक वर्ड टाइप करें, उसके ऊपर राइट क्लिक करें और सिनोनिम्स की ऑप्शन में आ जाए तो आपको 5, 6, 8, 10 सिनोनिम्स वहीं, तो वो यही इंसाइक्लोपीडिया तो हर एक को फैसिलिटेट करना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फिर रेफरेंस लाइब्रेरियन की स्किल्स जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो इन सब को फैसिलिटेट कर सके, इन सब को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे थिसारस की। थिसारस प्रोवाइड साइनोनियम्स फॉर वर्ड्स विद, अगर कोई रेफरेंस लाइब्रेरियन इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो आप खुद सोचें कि वो कित अब देखें, बिब्लियोग्राफी से पहले हम बात करते हैं रेफरेंस की। है
तो उस सोर्स को आर्टिकल भी देखा था, फला किताब को भी थी, या लिखते हैं, इनको रेफरेंसेस दिए होते हैं, वहाँ बिब्लियोग्राफी भी है इसके, कि हम बाद में उसको, यहाँ पर बात चल रही है, आप बात सुन रहे हैं तवज्जो के साथ, तो एक दो चीजें बिब्लियोग्राफी से। ट्रेड बिब्लियोग्राफी जो है, बुक्स एंड मैनुअल्स contain practical information on a topic related there, and when बात चल रही थी, मैंने संदेश के शायद वही बिब्लियोग्राफिकल सोर्स है। एटलसेस एंड गजेटियर्स, एटलस क्या होते हैं और गजेटियर्स क्या होते हैं? Gazetteers are two sources. Gazetteers also include geographical dictionaries to define places and locations. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पेपर, आप एक पेपर लिख रहे हैं किसी भी मुल्क के हवाले से, ठीक है, किसी मुल्क के ऊपर, आप उसकी हिस्ट्री या ज्योग्राफी के ऊपर बॉर्डर चल रहा है, और इस मुल्क के अंदर जो है, इस एरिया में ये एरिया पहाड़ है, ये एरिया जो है वो आपका जंगलात है, इस एरिया में ये समंदर है, ये दरिया है, ये नदियाँ हैं, इस एरिया के अंदर ये आपकी जो है वो ये आपका जरखेज इलाका है, या यहाँ पर जो है लोग काश्तकारी करते हैं, ये फला है, ये फला है, टोटली डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे माइंस है, यहाँ पे मिनरल्स है, यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर फला चीज़ है, यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे नमक है, क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इन्हीं एटलसेस और गजेटियर्स से जो है वो मिल जाती है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, एक किस्म की आपकी डिक्शनरी होती है, जियोग्राफिकल डिक्शनरी। गजेटियर आपकी एक किस्म की जियोग्राफिकल डिक्शनरी होती है। इसको जूम कर आंसर क्वेश्चन यू कांट आंसर ऑन द वेब। जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी क्लास जो है वो इतने से इतने बजे तक की होती है। तो बात की थी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड इंसाइक्लोपीडियाज मौजूद होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। थैंक यू वेरी मच।
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले फिर मैं एक बात रिपीट कर दूं, कल भी मैंने ये बात की थी कि इररेलीवेंट मैसेज जो है आप ना किया करें, परहेज कर। यहाँ तक अगर आपको बात जो है वो क्लियर हो गई है तो अब हम बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बात कर, या दो चार कुछ और होती है और अनऑफिशियल है, तो इसीलिए साइनोनियम्स को जो है वो यूज किया जाता है, साइनोनियम्स को देखा जाता है। आजकल तो वैसे आसान है, जब आप MS ऑफिस में वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो आप एक वर्ड टाइप करें, उसके ऊपर राइट क्लिक करें और सिनोनिम्स की ऑप्शन में आ जाए, तो आपको 5-6 तो वो यही इनसाइड PhD स्कॉलर्स, तो इसीलिए साइनोनियम्स को जो है वो यूज किया जाता है, साइनोनियम्स को देखा जाता है। आजकल तो वैसे आसान है, जब आप MS ऑफिस में वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो आप एक वर्ड टाइप करें, उसके ऊपर राइट क्लिक करें और सिनोनिम्स की ऑप्शन में आ जाए, तो आपको 5-6-8-10 सिनोनिम्स वहीं पर बता देता है, बजाय इसके कि आप थिसारस को जाकर कंसल्ट करें। लेकिन जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं या कोई कोई चीज़ आप पढ़ रहे होते हैं, उससे रिलेटेड कोई सिनोनियम देखना चाहते हैं, तो आप थिसारस को जो है वो कंसल्ट करते हैं। और स्पेशल जो टर्म्स होती हैं, अब MS ऑफिस में तो कोशिश तो उनकी भी होती है कि इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड्स जो कर लें, बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप जो है टर्म्स उसको देखना चाहेंगे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, फिर वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए फिजिकली लाइब्रेरीज जो है ये थिसारस पे परचेज करके अपने पास रखते हैं, ताकि मुख्तलिफ रिसर्च करने वाले लोग, MPhil PhD स्कॉलर्स जो अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। मैंने कल भी ज़्यादातर बात जो है वो इसी के ऊपर की थी, रिसर्चर और स्कॉलर्स के ऊपर, कि हमारा जो रेफरेंस सेक्शन होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो यही हमारे स्कॉलर्स लोग होते हैं, जो उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने कल भी बात की थी कि वो जो है जब भी उनको बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी जिसके ऊपर वो सर रिसर्च करना चाह रहे होते हैं, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, तो वो यही इंसाइक्लोपीडिया से, डिक्शनरी से, सिनोनियम, थिसारस वगैरह से, यहीं से ही चीज़ें जो है वो इकट्ठी करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक बेसिक सोर्सेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं हमारे पास, कि हम किस तरह से जो है वो रिसर्चर स्कॉलर्स को फैसिलिटेट करते हैं। मैंने इसीलिए बार बार परसों भी बात की थी कि यहाँ पर जो लाइब्रेरियन होता है, रेफरेंस लाइब्रेरियन, उसके पास ये स्किल्स जो है वो होनी चाहिए। अब ये स्किल्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप अपने यूजर्स को फिर सर्विसेज कैसे देंगे? अगर आपको ही नहीं पता होगा कि इंसाइक्लोपीडिया के अंदर ये सेक्शन है, इसी तरह से इसको सर्च करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ से किस तरह निकालते हैं और विद इन टाइम और बगैर यूजर्स का टाइम वेस्ट किए हम किस तरह उनको सर्विसेज दे सकते हैं। और डिक्शनरीज, मुख्तलिफ डिक्शनरीज, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं उसके, थिसारस को कैसे कंसल्ट करते हैं। तो जब तक आप इस तरह के तमाम रेफरेंस सोर्सेज में एक्सपर्ट नहीं होंगे, तब तक आप यूजर्स को फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए लाइब्रेरियन को जो है वो आम रिसर्चर्स की निस्बत ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट होना पड़ता है, स्किलफुल होना पड़ता है, क्योंकि उसने तमाम किस्म के यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। कोई स्पेसिफिक एक दो यूजर्स नहीं होते हैं उनके पास तो जो जितनी कम्युनिटी है, जितने लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, वो सारे जो है उनके पास आते हैं, तो हर एक का टॉपिक डिफरेंट होता है, तो हर एक को फैसिलिटेट करना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फिर रेफरेंस लाइब्रेरियन की स्किल्स जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो इन सब को फैसिलिटेट कर सके, इन सब को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे थिसारस की। थिसारस प्रोवाइड साइनोनियम्स फॉर वर्ड्स विद रिलेटेड मीनिंग्स। ओके, अभी मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। थिसारस प्रोवाइड साइनोनियम्स फॉर वर्ड्स with related meanings. You might choose to use a thesaurus when you are looking for an alternative definitions to words you find yourself using frequently. वही बात है, जब आप एक लफ्ज का अल्टरनेटिव वर्ड ढूंढ रहे होते हैं तो आपको थिसारस जो है वो यूज करना पड़ता है। थिसारस often include antonyms. Thesaurus often include antonyms or words with the opposite meaning of the
You are now muted. Abid Hussain. Abid Hussain, are you listening my voice? Abid Hussain जी सर, थैंक यू। आप जो है मैंने आपको अनलॉक किया है, आप ज़रा चेक करें कि आप माइक पर मुझसे बात कर सकते हैं। Abid Hussain, I'm waiting from your response. वीडियो के ओह, चलो क्या है? चलो चाय बनाओ चलो जी, वीडियो चाय बनाओ। हाँ ठीक तो वो पूरा खड़ा भी होते हैं वो। चलो खैर ये ना पानी छट के चाय बनाओ। हाँ जी, मिस्टर आबिद हुसैन। चलो वहाँ है ना हमारी ऐसे भी कितने नहीं है, पहले से स्टेटस है। आबिद, मैंने आपसे ये अर्ज की है सर, मेरे पास माइक नहीं है, मैं पीसी पे कनेक्ट हूँ। आबिद, आपका माइक मुझे तो शो हो रहा है, जो लोग पीसी पे हैं उनका भी अलहदा से शो होता है, जो माइक पे है वो भी। चलें, बहरहाल यहाँ पर मुझे जो है एक नाम नज़र आ रहा है, आसिफा। आसिफा, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो पहले एक मैसेज करें, और उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ से अनलॉक मैंने कर दिया है, और आपको मॉडरेटर के राइट्स भी मैंने यहाँ से दे दिए हैं। हाँ जी आसिफा, आप मेरी बात सुन रही हैं? चलिए, आपका मैसेज आ गया। अब मैंने आपको मॉडरेटर के राइट्स दिए हैं और आपको जो है यहाँ से अनलॉक कर दिया है। आप अपना माइक ठीक करें और बोलने की कोशिश करें, आपकी आवाज़ मुझ तक अभी तक नहीं आई। जी मिस आसिफा। हाँ जी आसिफा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप चेक करें। किसी और को आसिफा की आवाज़ आ रही है? नो।
बस ठीक है, किसी को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है अभी मज़ीद। आसफा, आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस मैसेज करके फिर बता दें ताकि हम आगे चलें। तो जी मेरे ख्याल सब लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम ही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी आप स्टूडेंट सिर्फ एक मैसेज करके मुझे बता दें कि जो मैंने स्लाइड्स आपके साथ शेयर की हैं, अभी स्क्रीन शेयर की है, क्या आपको वो क्लियर नज़र आ रही है, ताकि मैं उसको मज़ीद जो है हम आगे लेके चलें इसको। आपको मेरी आवाज़ और जो मैंने स्क्रीन शेयर की है वो आपको क्लियर नज़र आ रही है? स्क्रीन अभी शेयर हो जाएगी। स्क्रीन जो है वो अंडर प्रोसेस है अभी तक। स्क्रीन अभी आप लोगों को जो है वो शो हो जाएगी। जी अब बताइए, अब आपको स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है? यस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हम आज का लेसन जो है वो बकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। और मुझे नहीं अंदाज़ा कि किस वजह से जो है आप स्टूडेंट्स का माइक है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, आवाज़ क्यों नहीं आ रही, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि मैंने आपको फुल राइट्स यहाँ से अनलॉक भी किए, मॉडरेटर के राइट्स दिए, प्रेजेंटर के राइट्स दिए, उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। आई डोंट नो कि ऐसा क्या इशू है। बहरहाल अच्छा जी, हम 2 दिन से बात कर रहे हैं रेफरेंस कलेक्शन की, रेफरेंस सेक्शन की, कि हमारे पास जो रेफरेंस मटेरियल होता है, एक तो कौन कौन सा है। कल हमने बड़ी डिटेल के साथ जो है जर्नल रेफरेंस बुक्स को जो है वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, इंसाइक्लोपीडिया को, डिक्शनरी को, अल्मेनिक्स को, गजटेल्स को, डायरेक्टरीज को, और भी 3-4 और भी थे जिनको हमने जो है वो डिस्कस किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें
वो है आपके स्पेशल रेफरेंस सोर्सेज। ओके, कल हमने बात की थी जनरल रेफरेंस सोर्सेज की, और आज हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड रेफरेंस बुक्स के बारे में। ठीक है, स्पेशलाइज्ड रेफरेंस बुक्स जो है ये क्या होती हैं। कल हमने जितनी बात की है, मैं तो ये चाह रहा था कि आपसे मैं फीडबैक ले लूं, ताकि मुझे जो है थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप स्टूडेंट्स जो है किस स्टेज तक उसको समझ सके हैं, ताकि मैं फिर उसको मज़ीद जो है आगे उस अपना कोई मेथड चेंज करना पड़े, या कोई मज़ीद जो है कोई चीज़ें अगर होती तो मैं कर लेता। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल था, बहरहाल ऐसा हो गया। एनी हाउ, तो अभी यह है कि मैं जो है नेक्स्ट अपना जो लेसन है उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको रेफरेंस मटेरियल जो कल हमने डिस्कस किया था वो तमाम का तमाम, उसके तमाम एस्पेक्ट्स और उसके तमाम जितने भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो बिल्कुल आपको जो है वो क्लियर होंगी। आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है साथ साथ लिखते रहिएगा। एंड पे हम फिर दोबारा उसी पैटर्न के तहत क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, और एंड पर मैं भी जो है आपको जो क्वेश्चन करूँगा वो मैसेजेस के ज़रिए कर दूँगा। जो चीज़ मैंने आपसे किसी रैंडमली किसी भी यूज़र से पूछनी होगी तो मैं ज़रूर पूछूंगा, कल के हवाले से और आज जो पढ़ रहे हैं उसके हवाले से, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो सके। मैं आवाज़ की तरफ चूँकि हम नहीं आ सके तो मैसेजेस में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं अपना लेसन कोशिश करता हूँ जल्दी क्लियर करूँ और आपसे फीडबैक जो है वो लाजमी लूँ, चूँकि ये बहुत ज़रूरी होता है। आज की हमारी डिस्कशन है स्पेशलाइज्ड रेफरेंस कलेक्शन के हवाले से। आपको पता है कि रेफरेंस सोर्सेज प्रोवाइड वैल्यूएबल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फार्मूला, स्टैटिस्टिक्स एंड अदर डाटा। ठीक है, यहाँ तक तो देखें, हमने कल भी मैंने आपसे बात की थी कि रेफरेंस सोर्सेज जो है रिसर्चर्स को जब भी अपनी कोई रिसर्च करनी होती है तो वो क्या करता है, जब उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है आपके जर्नल रेफरेंस सोर्सेज से मिलती है। ठीक है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट्स हैं, कोई फार्मूलाज हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के हवाले से वो आपको रेफरेंस मटेरियल से जो है वो मिलती है। आज हमने स्पेशली बात करनी है साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर के ऊपर। जो हमारे रेफरेंस सोर्सेज होते हैं हमने उसके ऊपर आज जो है वो बात करनी है। साइंटिफिक और टेक्निकल लिटरेचर भी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर जो है वो पब्लिश होता है। यहाँ पर आप इसी स्लाइड पे जो इमेजेस हैं वो बुक्स से लिए गए इमेजेस हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज हमने स्पेशल रेफरेंस सोर्सेज को डिस्कस करना है, तो इसीलिए जो है अब देखें, स्पेशल की बात जब भी आती है, जिस तरह आपकी लाइब्रेरीज है ना, लाइब्रेरीज को हम डिफाइन करते हैं तीन कैटेगरीज के अंदर कि ये एकेडमिक लाइब्रेरीज है, ये पब्लिक लाइब्रेरीज है और स्पेशल लाइब्रेरीज। ठीक है, तो सेम इसी तरह हम इन रेफरेंस बुक्स को भी डिवाइड करते हैं। कल हमने बात की थी जर्नल रेफरेंस बुक्स की, और आज हम टोटली बात करेंगे आपके स्पेशलाइज से मुराद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड आपके रेफरेंस सोर्सेज। तो तो देखें, जिस तरह मैंने कल बात की थी कि स्पेशल लाइब्रेरीज के अंदर जहाँ पर जनरल रेफरेंस बुक्स होती हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट की, उसी सब्जेक्ट की, जिस इंस्टीट्यूट में जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे होते हैं उन सब्जेक्ट की भी डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज या रेफरेंस बुक्स जो है वो परचेज की जाती हैं। ठीक है, अब देखें कि एक इंस्टीट्यूट है ही कंप्यूटर साइंस का इंस्टीट्यूट, या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है किसी यूनिवर्सिटी के, कोई डिपार्टमेंट है, तो यूनिवर्सिटी की जो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी होगी वो
वहां पर फिजिक्स की डिक्शनरी तो नहीं ना परचेज करेगी, या वहां पर केमिस्ट्री या फिर कोई आर्किटेक्चर की डिक्शनरी तो वहां पर नहीं परचेज होगी ना। वहां पर तो डेफिनेटली इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी परचेज होगा। ठीक है, ऊपर देखें एक और इमेज है, इंफॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये भी आईटी की फील्ड से रिलेटेड है। इस तरह साथ में देखें एक और एग्जांपल है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन। अब क्या है ये फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन, एक स्पेशल सब्जेक्ट है ना, एक स्पेशल लाइब्रेरी है। मतलब यहाँ पर आपके पास जितना भी कलेक्शन होगा वो फूड से रिलेटेड होगा और न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगा, फूड साइंसेज से रिलेटेड होगा। तो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के अंदर जो लाइब्रेरी बनाई जाएगी, वहाँ पर आप एज ए बीइंग ए लाइब्रेरी प्रोफेशनल, एज ए लाइब्रेरियन जब बैठकर आप अपना रेफरेंस कलेक्शन डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली जहां आप जर्नल रेफरेंस सोर्सेज आप परचेज करेंगे, वहां पर आपको स्पेशल रेफरेंस सोर्सेज भी परचेज करने पड़ेंगी, स्पेशल रेफरेंस बुक्स भी आपको परचेज करनी पड़ेंगी। तो ये स्पेशल रेफरेंस बुक्स, जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको दी हुई है, मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, सेम इसी तरह तकरीबन हर कैटेगरी में हर सब्जेक्ट के अंदर ये बुक्स जो है वो पब्लिश होती हैं। हर एक का अलग अलग इंसाइक्लोपीडियाज भी होते हैं, डिक्शनरीज भी होती हैं। ठीक है, तो आप देखें इसमें एक और है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपका रेफरेंस कलेक्शन होगा, वो सारा का सारा आपका स्पेशलाइज्ड रेफरेंस कलेक्शन होगा, और यही आपका साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो है वो रेफरेंस सेक्शन बनेगा। तो इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इसमें जो रेफरेंस बुक्स हमारी होती हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स मेन उसके हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये मिलते जुलते ही होंगे, जर्नल रेफरेंस बुक्स जो हमने पढ़ी हैं उनके साथ ये मिलते जुलते होंगे। ये भी तो वही इंसाइक्लोपीडिया है ना, सिर्फ ये कि एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर है, लेकिन फॉर्मेट वही होता है, फॉर्मेट वही होगा जो फॉर्मेट आपने जर्नल रेफरेंस सोर्स का पढ़ा है, सेम ये भी उसी फॉर्मेट के ऊपर ही बनाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर होती है वो डिफरेंट होती है, वो जर्नल रेफरेंस बुक से डिफरेंट होती है, वो स्पेशल के ऊपर आ जाती है। एक आम डिक्शनरी है तो उसमें क्या होगा, वर्ड है, मीनिंग्स है, दुनिया जहान के वर्ड्स हैं उसके अंदर। अगर एक डिक्शनरी किसी एक सब्जेक्ट की होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई डिक्शनरी होगी, तो डेफिनेटली उसमें दुनिया जहान के वर्ड्स नहीं होंगे, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स और वर्ड्स जितने भी यूज हुए हैं दुनिया के अंदर सिर्फ वो होंगे। ठीक है, तो ये उसका डिफरेंस है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखें क्या है, subject reference books are devoted to specific subject areas such as literature, art, history, etc. ठीक है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो सब्जेक्ट रेफरेंस बुक्स होंगी वो डेफिनेटली एक स्पेशल सब्जेक्ट एरिया के अंदर ही जाएगी। कोई लिटरेचर है, आर्ट है, हिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितना भी आपका रेफरेंस मटेरियल होगा वो इस कैटेगरी में जाएगा। रेफरेंस सोर्सेज प्रोवाइड वैल्यूएबल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फार्मूलाज, स्टैटिस्टिक्स एंड अदर डाटा। अब जर्नल रेफरेंस बुक्स और स्पेशल रेफरेंस बुक्स जो है, इन दोनों के करेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले भी कहा है कि तकरीबन मिलते जुलते होंगे। तो उसके भी यही करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके भी यही है कि रेफरेंस सोर्सेज आपको वैल्यूएबल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देता है, फैक्ट्स देता है, फार्मूलाज बताता है, आपको स्टैटिस्टिक्स है या उसका अदर जो डाटा होता है वो आपको बताता है। ठीक है, Number 3, specialized encyclopedias provide a wealth of information such as basic background information on a topic, bibliographies of articles, books, and other materials on a topic, and images, sounds, and graphics to add interest to your presentation and posters. जिस तरह मैंने कल बात की थी कि आज आजकल के इस इन्वायरमेंट में जहाँ
बुक शेप के अंदर चीज़ें पब्लिश होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शेप्स में भी जो है वो मटेरियल पब्लिश होता है। और इलेक्ट्रॉनिक शेप में फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होने की वजह से वहाँ पर उसमें उसका जो उसका जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। अब बुक्स के अंदर आप इमेजेस तो डाल सकते हैं, साउंड्स नहीं डाल सकते। ठीक है, आप उसमें साउंड्स नहीं डाल सकते हैं। आप ग्राफिक्स तो डाल सकते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन मोड उसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आपकी इलेक्ट्रॉनिक उसमें आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक शेप में जब यही इंसाइक्लोपीडियाज डिक्शनरीज आती हैं तो ये सारे फॉर्मेट्स फिर उसके अंदर हमें नज़र आते हैं। कोई डिक्शनरी है तो उसमें देखें, उसमें बाकायदा साउंड्स भी साथ साथ चल रहे होते हैं। वो आपको उसकी ओरिजिनल जो है वो इमेजेस भी दिखाता है, प्लस उसका साउंड्स भी होता है साथ। बुक में तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन है ना, प्रोनाउंसिएशन भी वर्ड्स की सूरत में वो सेपरेट कर देता है कि ये दो वर्ड्स पहले आपने ऐड, इनको इकट्ठा बोलना है, फिर अगले दो को, फिर चार को, फिर इस तरह प्रोनाउंसिएशन बनती है। तो वहां पर भी लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट जिसने खुद प्रोनाउंस करना है और आपकी वॉइस की सूरत में आ जाएगी तो आपको बिल्कुल चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है। आजकल तो हर एक के मोबाइल में ऐसी डिक्शनरीज हैं जो वॉइस के साथ जो है वो वर्ड्स भी आ जाते हैं, मीनिंग्स भी आ जाते हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी हो जाती है, साउंड आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसी तरह आपके स्पेशल जो रेफरेंस सोर्सेज हैं उनकी भी सेम वही करेक्टरिस्टिक्स हैं। Neither science nor society exist without the other one. साइंस और सोसाइटी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती, नहीं डेवलप हो सकती, ना ही ये मुआशरा चल सकता है। ये नहीं कि साइंस जो है आज के दौर से शुरू हुई है, ये तो गलतफहमी है। हमारी जो है वो इल्म की कमी की वजह से हम इस तरह की बात करते हैं कि आजकल का दौर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है और उससे पहले का जो दौर था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं था। तो ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजीज चेंज ज़रूर होती रहती हैं, अपडेट्स उसमें ज़रूर आती रहती हैं, लेकिन पिछले दौर में उन उन दौर के अंदर भी टेक्नोलॉजी का अरूज था। टेक्नोलॉजी का अरूज था। अगर आप कुरान का इल्म हासिल करें, कुरान के अंदर बहुत सारी जगहों पर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ अक़वाम के किस्से जब कुरान में बताए जाते हैं तो उन वहाँ से पता चलता है कि वो कौमें जो है टेक्नोलॉजी में कितना अरूज रखती थी। उस वक्त की कौमें जो है किस तरह से अपनी सोसाइटी को डेवलप करती थी, उनके उस वक्त के बनाए हुए घर कैसे थे, उस वक्त की बनाई हुई चीज़ें या बिल्डिंग्स जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते थे। अगर उस वक्त ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो फिर वो चीज़ें कहाँ से डेवलप हुई। आज भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, आर्किटेक्चरिस्ट हो गए, वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन पुरानी चीज़ों को जाके फॉलो करते हैं, फार्मूलाज उनके देखते हैं कि ये बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से हुई है। तो वो अभी भी उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो कुरान में तो बहुत सारी चीज़ें जो है उनका जिक्र मौजूद है। तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी जो है वो क्या टेक्नोलॉजी होगी। एक मशहूर किस्सा है कुरान पाक के अंदर आता है कि हज़रत कौन सी मलका थी जो कौन सी, अब मेरे जहन से निकल गया, वो कौन सी मलका थी जो एक हमारे दरबार, मलका बिल्कीस थी और किन्होंने उसको बुलाया था, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम। हाँ, हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम जो तख्त पे बैठकर जो है वो उन्होंने जब मलका बिल्कीस जब उनके दरबार में आने लगी तो ये मशहूर किस्सा आपने सुना हुआ है कि उन्होंने जैसे ही पाँव रखा तो उनको ऐसा फील हुआ कि इधर पानी है। तो उन्होंने अपना जो है वो, जिस तरह हम कहीं किसी जगह पानी हो तो शलवार को थोड़ा सा ऊंचा करते हैं, तो इस तरह उन्होंने भी ऊंचा किया। तो वो पानी नहीं था, वो पत्थर ऐसा था। वो पानी नहीं था, वो फर्श ऐसा बिछाया गया था जिसके ऊपर जो है ये शेड्स आते थे। आज हम कहते हैं जी 3D है, 4D है,
तो ये जो है हमें शेड्स नज़र आ रहे हैं। तो आजकल के दौर में और उस दौर में देखें कितना अरसा गुजर गया, लेकिन आज हम वही टेक्नोलॉजी उसको हम कॉपी तो कर रहे हैं। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि हम उस टेक्नोलॉजी को कॉपी तो ज़रूर कर रहे हैं, अभी उसको जांचते हैं, परखते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं और फिर बनाते हैं, लेकिन कोई नई टेक्नोलॉजी इस दुनिया के अंदर शायद नहीं आ सकी। ठीक है, तो भाई ये जो है साइंस और सोसाइटी एक दूसरे के साथ ही एग्जिस्ट करती हैं। बुक्स प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ हाउ दैट इंटरेक्शन एग्जिस्ट इन अ रियल material way. If we think about the multiple ways that books demonstrate the interaction of science and society, then we can begin to understand their enduring importance. और किताबें ही आपको बताती हैं और किताबें ही आपको बता रही होती हैं कि जी साइंस जो है वो कब से उसका वजूद हुआ, कहाँ से किस तरह से वर्क जो है वो करते चले गए, बढ़ते चले गए। और रिसर्च का मतलब भी आपको पता है यही होता है कि एक सर्च हुई हुई चीज़ के ऊपर दोबारा से सर्च करना, उसी को रिसर्च कहते हैं ना, री का वर्ड जो यूज हुआ है। तो भाई एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च होती है, एक जो है एक टॉपिक वहां तक एक रिसर्चर काम करता है, तो नेक्स्ट उसी उससे आगे चला जाता है, नेक्स्ट फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। तो इसी तरह सोसाइटीज के अंदर जो है वो तरक्की होती चली जाती है कि एक आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अंदर एक ऑफिसर आता है, वो आपके जो है लोकल एरियाज के अंदर मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन करता है, काम करता है, तो वो उसके दौर की डेवलपमेंट होती है। फिर जब वो चला जाता है तो एक और आ जाता है, उससे आगे स्टार्ट कर देता है, फिर आगे आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, और एक स्टेज आती है कि आपको पता चलता है कि जी ये बहुत ज़्यादा जो है इस इलाके के अंदर तरक्की हो चुकी है। बहरहाल ये हम बात कर रहे थे साइंस और सोसाइटी के कनेक्शन के हवाले से, तो इसमें किताब का एक अहम रोल है। ये चीज़ें आप खुद देख लीजिएगा, ये एक छोटा सा जो है इमेज आपको बता रहा है कि इस पूरे सोसाइटी के अंदर इंटरनेट ने किस तरह से जो है अपना वर्क जो है वो किया है, और इंटरनेट ने किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को जो है मैनुअल से ऑटोमेशन की तरफ लेके आया है। Bharal. Interconnections between science and technology. Science science explores for the purpose of knowledge, for the purpose of knowing, while technology explores for the purpose of making something useful from that knowledge. ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी आपस के अंदर एक एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो इंटरेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रिलेशनशिप है, जो इस इस कोटेशन से आपको साफ नजर आ रहा है कि साइंस एक्सप्लोर्स फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग, कुछ जानने के लिए, कुछ नया जानने के लिए हम क्या करते हैं, साइंस जो है वो एक्सप्लोर करती है कुछ नया जानने के लिए। जबकि टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग समथिंग यूजफुल फ्रॉम दैट नॉलेज। जब आप वो जो कुछ आप जान जाते हैं, तो फिर टेक्नोलॉजी की कोशिश ये होती है कि इस नॉलेज से कोई यूज डेवलप की जाए। ठीक है, तो दोनों का एक लिंक है आपस के अंदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिटरेचर की जो टाइप्स हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, साइंस
You are यूनिवर्सल now ट्रुथ बन muted. गया है। तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ आपको कहाँ से मिलते हैं? आपके वो प्राइमरी लिटरेचर होता है, वो आपका प्राइमरी लिटरेचर ही कहलाता है, जो आपको बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन, पैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो पहले से लोग जो है उसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं और उसको यूनिवर्सल ट्रुथ मान चुके हैं। टाइप्स ऑफ प्राइमरी साइंटिफिक लिटरेचर, ओरिजिनल रिसर्च, ओके, जिस तरह मैंने अभी बात की है, तो वो क्या होती है? वो ओरिजिनल रिसर्च होती है। सम टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं, डेजर्टेशंस, प्री प्रिंट्स, पीरियोडिकल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। तो ये सारी क्या है? आपकी प्राइमरी साइंटिफिक लिटरेचर है ये, ओरिजिनल रिसर्च। बहुत आसान सी बात है, ओरिजिनल रिसर्च। जिस तरह अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना पानी की H2O की, तो ये क्या है? ये ओरिजिनल रिसर्च है। ठीक है, ये ऐसी रिसर्च जो जिसका कोई ओरिजिन हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से किसी किसी जगह से आपने कोई कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं होता। ये ओरिजिनल रिसर्च है। फिर टेक्निकल रिपोर्ट्स, कुछ जिस तरह है ना, टेक्निकल रिपोर्ट्स जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल आजकल के दौर में समझना आसान है। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपसे कहते हैं जी क्या आप वो करवाते हैं, तो वो टेस्ट जो है वो कौन करता है? वो भी तो आखिर मशीन ही से वो टेस्ट जनरेट होते हैं ना, कि भाई आपका ब्लड लेवल क्या है, क्या है, आपके ब्लड के कितने सारे टेस्ट होते हैं कि उनका लेवल जो है वो क्या है, शुगर का लेवल क्या है, और अजीब अजीब से आजकल के दौर में तो टेस्ट आ गए हैं, वो सारे उसको डिफाइन करके दे देता है। तो ये टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं जो वो जो वहाँ से जनरेट होती हैं। तो ये भी आपका क्या है? ये प्राइमरी साइंटिफिक लिटरेचर होता है ये आपका। ठीक है, ये टाइप, ये उसी उसकी टाइप्स बनती हैं, प्राइमरी साइंटिफिक लिटरेचर की टाइप बनती है। डेजर्टेशंस, ये थीसिस जो होते हैं, जो आपकी रिसर्च होती है, डेजर्टेशंस ये आपके थीसिस होते हैं, जो आप रिसर्च करते हैं। हमारे एमफिल पीएचडी के लोग जो रिसर्च करते हैं उनको डेजर्टेशंस कहते हैं। ठीक है, तो वो भी तो आपकी एक किस्म की ओरिजिनल रिसर्च ही हुई ना। बहरहाल पूरा एक प्रोसेस होता है कि किस तरह से हम थीसिस जो है वो कहा जाता है, किस तरह स्टूडेंट्स एमफिल पीएचडी स्कॉलर्स अपना थीसिस जो है वो करते हैं। एक ख़ास टॉपिक उनको असाइन किया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर जो है वो फिर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। अपना जो है वो एक पूरा एक डिफाइंड तरीका है, मेथड है, उसके तहत जो है उसको उसके ऊपर वो वर्क करते हैं। ऐसे नहीं उनको 2-2 4-4 साल जो है वो लग जाते हैं थीसिस को लिखने में। तो वो प्रॉपर एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके और फिर एंड पे आपको हमेशा आपको पता है कि हर डेजर्टेशन, हर थीसिस के एंड के ऊपर जो है उस टॉपिक को रिसर्च करने के बाद सजेशंस और रिकमेंडेशंस लिखी जाती हैं। ये उनका चैप्टर है, आखिरी चैप्टर, कंक्लूजन और फिर रिकमेंडेशंस। तो उन्होंने कंक्लूड करना होता है कि जी हमारी पूरी इस रिसर्च का कंक्लूजन क्या है, और फिर हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आप इन रिकमेंडेशंस को बेस बनाकर सोसाइटी में चीज़ों को डेवलप किया जाता है। ठीक है, जब भी कोई डेवलपमेंट लानी होती है सोसाइटी के अंदर, तो हमेशा पहले रिसर्च करवाई जाती है। ठीक है, हमेशा पहले रिसर्च करवाई जाती है। तो उस रिसर्च के जो आखिरी चैप्टर होता है वो आपका कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस का होता है।
तो वहाँ पे फिर आपकी पूरी पीछे 3 4 5 साल की रिसर्च होती है और एंड पे आके आपने कंक्लूजन देना होता है कि व्हाट आई हैव कंक्लूडेड और क्या मेरी रिकमेंडेशंस हैं इस सारे टॉपिक के ऊपर, क्योंकि उसने ब्रीफली उस टॉपिक को जो है वो देखा होता है, सर्च किया होता है, रिसर्च कर रहा होता है वो, तो उसकी रिकमेंडेशंस और फिर जो है चीज़ों को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, प्री प्रिंट्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं। ठीक है, सेकेंडरी लिटरेचर क्या होता है? सेकेंडरी लिटरेचर की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। Currently, secondary literature is quite complicated to search and locate most appropriate information from the endless ocean of information. So, secondary sources facilities in the matter. सेकेंडरी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो आपके प्राइमरी सोर्सेज से डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, जो आपके प्राइमरी सोर्सेस को बेस बनाकर जो जो न्यू सोर्सेस डेवलप किए जाते हैं उनको आप सेकेंडरी सोर्सेस कहते हैं। वो आपका प्राइमरी लिटरेचर से आपका जो प्राइमरी जो लिटरे उस प्राइमरी लिटरेचर को बेस बनाकर एक जो है वो सेकेंडरी लिटरेचर को अखज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल abstracting journals, literature review articles, indexing journals, citation indexes, current awareness journals, and review series. अब मैं कोशिश करता हूँ कि इन 5-6 पॉइंट्स को जो है वो जल्दी जल्दी कवर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आपको आप जब 3rd एंड 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर वहाँ जाकर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। बहरहाल थोड़ा सा ओवरव्यू जो है मैं यहाँ पर आपको देते चलूँ। एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स क्या होते हैं? देखें, जर्नल्स जो हैं बेसिकली आपके रिसर्च आर्टिकल्स को जब जब ख़ास किस्म के रिसर्च आर्टिकल्स को तो वो आपका जर्नल कहलाता है। ठीक है, मसलन पाकिस्तान जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो पाकिस्तान जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर जो है सिर्फ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड जो आर्टिकल्स पब्लिश होंगे। ठीक है, इसमें कोई फिजिक्स का किसी और डिसिप्लिन का आर्टिकल पब्लिश नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि एक जर्नल के अंदर जो आर्टिकल्स जो है वो जो आर्टिकल्स मौजूद होते हैं, फिर हर आर्टिकल का जो है एक अब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है, वो रिसर्चर खुद बनाता है। ठीक है, वो रिसर्चर खुद बनाता है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि उस आर्टिकल की समरी, ठीक है, उस आर्टिकल को समराइज करके और ज़्यादा से ज़्यादा 250 वर्ड्स तक जो है वो लेके आते हैं। 250-300 वर्ड्स होते हैं, इससे ज़्यादा वर्ड्स उसमें नहीं होते। मतलब कहने का ये है कि वो एक पेज से ज़्यादा नहीं होता है। तो एक आर्टिकल जो 10 15 20 पेजेस का होता है उसको समराइज करके एक उसका अब्स्ट्रैक्ट जो है वो बनाया जाता है कि यूज़र जो है, ताकि उसको बजाय इसके कि पूरा का पूरा आर्टिकल स्टडी करे, यूज़र जो है वो सिर्फ एक पेज स्टडी करे और उसको अंदाज़ा हो जाए कि इस पूरे आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। फिर फिर तमाम जर्नल्स के भी एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये सेकेंडरी सोर्स होता है, ये सेकेंडरी लिटरेचर होता है, सेकेंडरी लिटरेचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैसे?
क्योंकि आर्टिकल तो आपने पूरा बना दिया, ठीक है। अब उस आर्टिकल के अंदर से आपने क्या किया, अब्स्ट्रैक्ट बनाया, उसी को समराइज किया ना, उस उसी की समरी लिखी है आपने। पूरा आर्टिकल है 20 पेज का, उन 20 पेजेस को आपने समराइज करना है। आपने बताना है कि जी मेरे इस आर्टिकल के अंदर ये अहम अहम पॉइंट्स हैं, कि जी मैंने इस आर्टिकल का टॉपिक ये है, आप लोगों ने तैयार भी रहना है, ये नाम कुछ मुझे याद भी हो गया। आप लोगों ने तैयार भी रहना है और बाकी जो लोग सोए हुए हैं वो भी तैयार हो जाएं। तो मैंने एंड पे जो है वो क्वेश्चंस भी करने हैं। रेडी सर, गुड। एंड होपफुली कि यह भी लें। बात कर रहे थे सेकेंडरी लिटरेचर की, जर्नल्स हो गया हमारा
लिटरेचर, तो जो इंडेक्स बनाया जाता है उसको भी सेकेंडरी लिटरेचर जो है वो, उसको भी सेकेंडरी लिटरेचर के तौर पे लिया जाता है। इंडेक्स बनता कैसे है? अब एक बात तो आपको क्लियर होगी कि भाई प्राइमरी सोर्सेज से जब हम, प्राइमरी लिटरेचर से जब हम एक नया लिटरेचर निकालेंगे तो उसको सेकेंडरी लिटरेचर कहेंगे। तो इंडेक्स जो वो कैसे बनाया जाता है? आप एक बुक या एक आर्टिकल के अंदर जितनी टर्म्स यूज होती हैं, अब वो टर्म्स क्या है, वो प्राइमरी सोर्स है। जो टर्म्स यूज होती हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाता है, और वो टर्म उस बुक या आर्टिकल में जहाँ जहाँ यूज होती है वहाँ पर वो उसको डिफाइन कर दिया जाता है कि फला पेज नंबर पर ये चीज़ जो है वो डिफाइन हुई है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपने सेम उसी तरह से उसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइमरी लिटरेचर से आपने सेकेंडरी लिटरेचर को अखज़ किया है। ठीक है, इसी तरह साइटेशन इंडेक्सेस हैं, करंट अवेयरनेस जर्नल्स हैं और रिव्यू सीरीज है। ये सारी एग्जांपल्स है आपके सेकेंडरी लिटरेचर की। टर्शरी लिटरेचर क्या होता है? इसको और से सुन लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो फिर आ जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सोर्सेज के हवाले से आमतौर पर आपके जो है वो एग्जाम्स के अंदर। हाँ जी, टर्शरी सोर्सेज जो है, सॉरी टर्शरी लिटरेचर जो है, जब प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में से जब मज़ीद आप उसको उस पे लेके जाते हैं, मज़ीद जो लिटरेचर आप जनरेट करते हैं उसको टर्शरी सोर्सेज कहते हैं तीसरे नंबर पर। मसलन कोई डायरेक्टरी बनानी है, कोई बिब्लियोग्राफी बनानी है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं, वो आपका लिटरेचर जो है वो टर्शरी लिटरेचर कहलाता है। आप अपने माइंड के अंदर इन दो चीज़ों को जो है वो क्लियर करें, और मैं जो है आपके साथ विद इन 2 मिनट्स आई विल बी बैक। आप सब लोग इधर ही रहेंगे, चैटिंग नहीं करेंगे। विद इन 2 मिनट्स या शायद 1 मिनट भी, आई विल बी बैक। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई एम बैक, और हम बात कर रहे थे टर्शरी सोर्सेज की। तो यहाँ पर जो है मैं आपको क्लियर करता चलूँ जाऊँ कि टर्शरी सोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं। टर्शरी लिटरेचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली
जो टर्शरी लिटरेचर होता है वो साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, स्कॉलर्स को फैसिलिटेट करने के लिए होता है। आप ये जहन में रखिएगा, ठीक है। बेसिकली टर्शरी सोर्सेज जो है वो रिसर्चर, स्कॉलर्स और जो है साइंटिस्ट को फैसिलिटेट करता है, उनको आसानी मुहैया करता है। किस किस उसके लिए? प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज तक पहुंचने के लिए उसको जो है वो सहूलतकार होता है, उसको सहूलत देता है। दिस इज द प्योर डेफिनेशन ऑफ टर्चरी लिटरेचर, ठीक है। तो वो इसलिए बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है। बस बिब्लोग्राफी है, डायरेक्टरीज हैं, गाइड बुक्स हैं, गाइड लिटरेचर हैं, हैंड बुक्स हैं। तो भाई ये जो है साइंस और साइंटिस्ट, रिसर्चर, स्कॉलर्स को फैसिलिटेट करते हैं। बिब्लोग्राफी बड़ी डिटेल से मैं जो है वो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कल परसों के, बिब्लोग्राफी क्या होती है। तो भाई जब बिब्लोग्राफीज बनी हुई होंगी, बिब्लोग्राफी का मतलब ये होता है कि एक एक टॉपिक और उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स होते हैं, एक रिसर्चर जब उसको कंसल्ट करता है तो वो उसकी पूरी एक लिस्ट बना देता है। अब रिसर्चर्स बहुत जो है ना वो तेज होते हैं कि भाई हर आर्टिकल के एंड पे देखते हैं कि इसकी बिब्लोग्राफी देख लें कि इस शख्स ने जो रिसर्च की है उसकी बिब्लोग्राफी क्या है, इससे रिलेटेड और कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो मौजूद है। वेरी सिंपल, बजाय इसके कि आप खुद उसको रिसर्च करने बैठ जाए, ढूंढने के लिए बैठ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, आप कोई एक आर्टिकल निकालें, उस आर्टिकल एंड पर देखें बिब्लियोग्राफी मौजूद होगी कि भाई इस रिसर्चर ने किस किस को कंसल्ट किया है, कहाँ से ये आइडिया उसने परसीव किया है, वो सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ कि उस बिब्लियोग्राफी ने एक रिसर्चर को फैसिलिटेट किया है, ठीक है, उसको आसानी मुहैया की है। इसी तरह गाइड बुक्स होती हैं, हैंड बुक्स होती हैं जो रिसर्चर्स को फैसिलिटेट कर रही होती हैं। ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट स्पेशल रेफरेंस सोर्सेज हैं, जिस तरह मैंने उस वक्त आपको शुरू में भी इमेजेस दिखाए थे। इंसाइक्लोपीडिया फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया, द कैम्ब्रिज एटलस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एटलस क्या होता है? मैप्स होते हैं सारे। अब देखें कैम्ब्रिज एटलस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी भाई वो खलाई उसकी सारी जो है ना उसके मैप्स सारे के सारे, उसका पूरा एटलस मौजूद है, ठीक है, एटलस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। वर्ल्ड लिस्ट ऑफ साइंटिफिक पीरियोडिकल्स, वर्ल्ड लिस्ट ऑफ साइंटिफिक पीरियोडिकल्स, भाई साइंटिफिक पीरियोडिकल्स, साइंटिफिक जो जर्नल्स, जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, उनकी पूरी दुनिया के अंदर उनकी पब्लिकेशन की लिस्ट आपके पास आ जाती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज इन जीनिंग, ग्लोसरी ऑफ जियोलॉजी, ग्लोसरी ऑफ जियोलॉजी। तो ये आपके वो स्पेशल जो है वो आपके सोर्सेज हैं, स्पेशल, जिसको हम कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रेफरेंस सोर्सेज, इनको आज हमने डिस्कस किया है। और अब बात आ जाती है एनी क्वेश्चंस की। जी स्टूडेंट्स, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे जो है वो कर सकते हैं। यस नकीब, मैंने आपको शुरू में मैसेज ये दिया था कि आपने फिर उसके बाद मुझे कोई टेक्स्ट नहीं किया, मुझे भी क्लियर नहीं हुआ कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं। मैसेज ये था कि आप जो है बगैर कंसेंट के जो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं अपने प्राइवेट चैनल के ऊपर, तो ये आपके पास अथॉरिटी नहीं है।
या तो आप ओपन यूनिवर्सिटी से इसकी अथॉरिटी ले लें, ठीक है। लेकिन आज मैंने बात की थी आप कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ और उनको मैंने अपना कंसेंट नहीं दिया। मतलब आप मेरे लेक्चर जो है वो कम से कम प्राइवेट चैनल के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। अगर ओपन यूनिवर्सिटी खुद किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर करना चाहे तो ओपन यूनिवर्सिटी को तो मैं जो है वो इजाज़त दे सकता हूँ, बट एक इंडिविजुअल को इजाज़त नहीं दे सकता। तो मैंने ये बात की थी मिस्टर नकीब। मज़ीद अगर आपने अपने प्राइवेट चैनल के ऊपर कोई चीज़ अपलोड करनी है तो फिर आपको ओपन यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। नजीबुल्लाह सर, एग्ज़ाम कब है? मैं आप लोगों से जो है वो कितनी बार कह चुका हूँ, इरेलीवेंट क्वेश्चंस नहीं, ये बातें आप रीजनल कैंपस से पूछें, किसी और लोगों से पूछें। यहाँ आपका कोई क्वेश्चन है जो कुछ हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो क्वेश्चन आप यहाँ पर मुझसे जो है वो कर सकते हैं। Pakistan will be win, inshallah. Great shot by Malaka. आप अपने क्वेश्चंस जो है वो लिख लें। अभी हमारे जो है आपको फिर टाइम दे रहा हूँ 5 से 7 मिनट। You are now muted. You are now muted.
स्टूडेंट्स, क्वेश्चनिंग हमेशा क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। अब एक टॉपिक है, आप उसी के ऊपर सवाल दोबारा आ जाता है कि इसको दोबारा एक्सप्लेन करना। इट्स नॉट अ क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है कि जब तक आपके माइंड में कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं आता, इसका मतलब तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी, वो ये कि बस आपने लेक्चर सुन लिया और आपने समझा नहीं है, और ना ही आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है कि कल को हमें किसी जगह इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप चूंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके क्वेश्चंस तो और भी ज्यादा होने चाहिए थे। बहरहाल जो चीजें मैंने स्किप की थी मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइटेशन इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज साइटेशन इंडेक्स? इसमें साइटेशन इंडेक्स जब भी प्राइमर में भी हम लेक्चर जनरेट करका होता है साइटेशन इंडेक्स You are now muted.
हाँ जी, यहाँ तक आपको साइड तक करंट अवेयरनेस जर्नल्स क्या होता है। और रिव्यू सीरीज क्या होती है। तो ये दो चार पॉइंट जो है आप You are now muted. इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ इनसे। अभी ज्यादा टेस्ट में जाते हैं इनके साथ उनको तो बना के मोहम्मद तैमूर, अच्छा ओके, मैंने आपको अनलॉक कर दिया है मिस्टर तैमूर। आप बात करने की कोशिश करें अगर आप बात कर सकते हैं, और यहाँ से मैं आपको जो है वो मजीद राइट्स भी दे देता हूँ। अब आप अनलॉक भी हो चुके हैं।
में